हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख है मुगल डायनेस्टी से संबंधित एक ऐसे सम्राट के विषय में डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी उस सम्राट के जीवनी से संबंधित, यानी उनके द्वारा लड़े गए युद्ध से संबंधित आपका आए दिन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सम्राट अकबर था। हम जानते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है आपका 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा होता है और मुगल साम्राज्य के वंशज जो है आपका 1700 ईस्वी तक चलते हैं, यानी 1700 ईस्वी तक शासन करते हैं, जिसमें बाबर से लेकर यदि हम औरंगजेब तक जाएं तो हम कई सम्राटों को हम देखते हैं मुगल साम्राज्य में जो कि शासन किए थे, जिसमें से आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी क्रमबद्ध तरीके से इन सब के बारे में पूछ दिया जाता है, या कभी कभी इनके शासन को अवधि जो है इससे संबंधित भी आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, हम लोग बारीकी से इसे समझते हैं और साथ में इन सम्राटों को क्रमबद्ध तरीके से याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि ट्रिक्स जो है हाथ से पदक हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको आसानी तरीका से इतिहास को पढ़ाना। तो देखिए, हम लोग चलते हैं टॉपिक्स की ओर। आज का मेरा टॉपिक्स है मुगल सम्राट। मुगल सम्राट की जगह पे मैं साम्राज्य लिखता हूं। मुगल साम्राज्य में कई शासक आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपका बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर का पुत्र आपका जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ये सम्राट थे। ऐसा नहीं है कि पूरा इनके वंशज ही शासन किए हैं भारत पर, ऐसा नहीं। हम देखते हैं बीच में कुछ और भी वंशज थे, यानी अन्य सम्राट भी भारत का सम्राट बनते हैं, लेकिन उनकी जो अवधि जो था, शासन की जो अवधि जो था वो अल्प समय के लिए था। लेकिन हम देखते हैं कि बाबर का जो वंशज जो है काफी लंबे समय तक आपका भारत पर शासन करते हैं। देखिए, मुगल वंश के संस्थापक जो कि बाबर था आपका, और बाबर भारत का रहने वाला नहीं था, ये आपका उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज्बेकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम था फरगना का रहने वाला था। बाबर को भारत कौन बुलाता है आपका? बाबर को भारत बुलाने वाले दो शासक थे। एक थे आपका दौलत खां लोदी और दूसरा था आपका राणा सांगा। राणा सांगा जो थे ये कहाँ का शासक थे? ये मेवाड़ का शासक थे। और दौलत खां लोधी जो है ये आपका
पंजाब का गवर्नर था। ये किससे तंग आकर बाबर को न्योता देता है भारत आने के लिए? तो ये इब्राहिम लोदी से तंग आकर, यानी इब्राहिम लोदी द्वारा अपनाए गए कुछ नीति नियम था जिससे तंग आकर आपका दौलत खां लोदी जो है बाबर को न्योता देता है कि आप भारत आइए। और भारत आने के पश्चात बाबर यहाँ के शासकों को युद्ध में परास्त करता है और भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। लेकिन यह देखा गया कि मुगल साम्राज्य के स्थापना के दौरान यदि कोई बाधा बन रहा था तो वो था राजपूत। यही कारण है कि बाबर जो है 2 राजपूत सम्राटों से लड़ता है, जिसमें से दूसरा युद्ध था आपका खनवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। खनवा का युद्ध जो है आपका राणा सांगा के साथ होता है और चंदेरी का जो युद्ध है आपका मेदिनी राय खंगार के संग होता है। दोनों में राजपूत जो है परास्त होते हैं। हालांकि राजपूतों को परास्त करने में बाबर को कड़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इसके पश्चात ये देखा जाता है कि बाबर जो है इन 2 शासकों को, यानी राणा सांगा और मेदिनी राय खंगार को, दोनों को परास्त करने में सफल भी होता है। क्योंकि बाबर जो था वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ठीक है, तो इसी के पुत्र आता है आपका हुमायूं। हुमायूं जो है ये बाबर की तरह वीर नहीं था और ना ही इसका रणनीति वीर था, ना ही ये रणनीतिज्ञ था, बल्कि हुमायूं को यह देखा गया कि हुमायूं जो है नशा का आदी था, यानी अफीम का सेवन करता था। इसका फायदा जो है आपका कौन उठाता है? एक बिहार प्रांत का शासक जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी उठाते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं आपका हुमायूं जो है, हुमायूं शासन के बीच में ही आपका किसका आगमन होता है? शेरशाह सूरी का। ये सूरी साम्राज्य का स्थापना करते हैं। ठीक है, शेरशाह कहां का रहने वाला था? तो यह बिहार का सासाराम, जो कि आपका आरा जिला के अंतर्गत में आता है। आरा जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनका मकबरा जो है ये कहाँ है आपका? तो ये सासाराम में। आप चाहें तो देख सकते हैं। आपका ताजमहल के पश्चात यदि कोई सुंदर मकबरा है तो वो शेरशाह सूरी का है, जो कि सासाराम में है। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये सब मुगल साम्राज्य जो है, यानी जो शासक जो है, इसके पश्चात हम देखते हैं जितने भी मुगल साम्राज्य के सम्राट है ये सब आपका बाबर के ही वंशज है। शेरशाह जो है काफी कम समय के लिए रहता है और हुमायूं जो है आपका ये बाबर जो है, बाबर शासन करता है आपका कितना साल तक? तो ये 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक ये शासन करता है बाबर। वहीं हुमायूं को देखा गया बाबर के देहांत के पश्चात हुमायूं जो है आपका 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक भारत पर शासन करता है। बीच में वो शासन नहीं करता है, यानी बीच में शासन ना करने का कारण ये था क्योंकि हुमायूं जो है किससे भिड़ जाता है, यानी किससे 2 लड़ाई लड़ता है?
तो शेरशाह से। ठीक है, शेरशाह के साथ इसका दो लड़ाई होता है, जिसमें आपका कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, और दूसरा होता है चौसा का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो है आपका 1540 में, और चौसा का युद्ध जो है आपका 1539 में। दो लड़ाई आपका हुमायूं जो है शेरशाह से लड़ता है, लेकिन दोनों में हुमायूं जो है क्या होता है, परास्त होता है। हुमायूं हार जाता है और शेरशाह विजय होता है। ठीक है, इसके पश्चात आपका यह देखा गया शेरशाह का शासन आता है। तो शेरशाह का शासन भी कुछ ज्यादा समय तक नहीं रहता है। शेरशाह का शासन जो है आपका 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक ही रहता है। ठीक है, इसके पश्चात शेरशाह का भी देहांत होता है। यानी शेरशाह के देहांत के पश्चात इसके जो पुत्र जो आते हैं, ये अपने पिता की तरह बहादुर नहीं थे। यही कारण है कि सूरबंद जो है, यानी सूरी साम्राज्य जो है अत्यधिक समय तक नहीं रहता है। इसके पश्चात देखा गया कि शेरशाह के पश्चात आपका अकबर का आगमन होता है। ठीक है, तो यदि हम अकबर का पीरियड देखें तो अकबर का पीरियड आपका होता है 1556 से लेकर आपका 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक यह आपका अकबर का शासन रहता है। वहीं जहांगीर को देखते हैं आपका, तो 1605 से लेकर आपका 1627 ईस्वी तक ये भारत का सम्राट बनता है। वहीं शाहजहां को देखा जाए तो शाहजहां जो है आपका 1627 से लेकर 1656 ईस्वी तक यह आपका भारत का सम्राट बनता है। वहीं औरंगजेब को देखा जाए तो औरंगजेब आपका 1656 से लेकर 1656 से लेकर औरंगजेब, सॉरी 56 नहीं होगा, 58 होगा। ठीक है, 1658 से लेकर ये आपका 1707 ईस्वी तक ये भारत का सम्राट बनता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि यदि औरंगजेब नहीं होता तो मुगल डायनेस्टी जो है और अत्यधिक समय तक भारत पर शासन करता, क्योंकि औरंगजेब जो था अपने साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए गैर मुसलमानों के ऊपर में कूटनीति का उपयोग करता था। यही कारण था कि अन्य धर्म के अनुयायी जो थे, यानी अन्य धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वह औरंगजेब का खिलाफ हो जाते हैं। औरंगजेब का नाक में दम कर रखने वाले एक हिंदू शासक थे, यानी सम्राट जो थे वो थे छत्रपति शिवाजी, और बाबर के नाक में दम करने वाले थे हिंदू शासक, वो थे महाराणा प्रताप। ठीक है, कुमार राणा प्रताप नाम था, लेकिन उनकी वीरता के कारण उनको एक नाम मिलता है जिसका नाम होता है महाराणा प्रताप। ठीक है, तो हम इन चारे शासकों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स लाया हूं। ट्रिक्स आपका हाथ से पदक हो सकता है, लेकिन मैं आपको पहले ही कहा क्लास की स्टार्टिंग में, मेरा मूल उद्देश्य है आपको इजी तरीका से पढ़ाना। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक्स ये है, बाबर हम आकर
जला दूंगा। बाबर हम आकर जला दूंगा। ठीक है। सब्र सब्र और नहीं करूंगा। और नहीं करूंगा मतलब ये ट्रिक्स है, इसका कुछ अलग से मीनिंग मत निकालिएगा। ठीक है। बाबर से बाबर। ठीक है। बाबर हम आकर, हमसे कुछ नहीं है। आकर से ओ सॉरी, हमसे आपका हुमायूं होगा। हमसे हुमायूं होगा। आकर से अकबर होगा। जला से जहांगीर होगा। जहांगीर। दूंगा से कुछ नहीं है। सब्र से शाहजहां है। और से आपका औरंगजेब है। ठीक है। और नहीं से कुछ नहीं है और करूंगा से भी कुछ नहीं है। जस्ट ट्रिक्स बनाने के लिए इन दो शब्दों का उपयोग में लिया गया है। ठीक है। तो हम देखते हैं आपका अकबर का जो जन्म जो है, आपका अकबर का जन्म कब होता है आपका? इसका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ होता है? तो ये होता है आपका अमरकोट। अमरकोट के राणा 20 साल के महल में। ठीक है। अकबर का जन्म होता है। इसका पिता जो थे, कौन होगा इसका पिता? आइडिया कीजिए यहां से। इसका पिता हुमायूं और इसका दादाजी कौन था? बाबर। इसका माता यानी अकबर का माता वो थी आपका हमीदा बानो बेगम। इसका माता जी। ठीक है। अकबर का राज्य अभिषेक होता है, राज्याभिषेक आपका 14 फरवरी आपका 1556 ईस्वी में होता है। ठीक है। यानी इस साल में अकबर जो है भारत का शासक बनने का ख्वाब देख लेता है। और यह देखा गया कि अकबर भी जो है, जो कि आप किसी किसी का मुख से सुने होंगे कि अकबर बहुत बड़ा दिल वाला था, ऐसा नहीं था। ठीक है। अकबर चतुर कहा जा सकता है। अकबर यह देखता है कि बाबर जो है इतना कट्टर था, यानी इसके दादाजी इतना कट्टर होने के बावजूद भी भारत पर अत्यधिक समय तक शासन नहीं कर पाते हैं, जबकि अकबर का इच्छा था कि वह भारत पर अत्यधिक समय तक शासन करें। इसके लिए वो दो तरकीब अपनाता है। पहला तरकीब यह कि जो छोटे छोटे प्रांतों के जो राजपूत जो थे उन्हें जीतता है और जीतकर उन प्रांतों को पुनः उन्हीं को समर्पित कर देता है। यानी उन्हें कहता है कि आप मुगल पताका के तहत आप अपने साम्राज्य को चलाएंगे। सामान्य इंटरफेयर करता है, ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करता है। एक तो वो हारे हैं
जो छोटे छोटे प्रांत के जो राजपूत जो थे, जो आपस में ही लड़ रहे थे, वो अकबर से हार भी जाते हैं। और हारने के पश्चात जब उन्हें पुनः वो प्रांत को समर्पित कर देता है, तो ये देखा गया कि ऐसे राजपूत उसके अकबर का सपोर्ट में हो जाते हैं, यानी अकबर के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कई राजपूत ऐसे भी थे कि जो कि आपस में ही लड़ रहे थे, तो अपने सगे साथियों को डाउन करने के लिए, यानी परास्त करने के लिए, यानी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए अकबर का साथ देते हैं, जिसमें से हम मान सिंह को ले सकते हैं। ठीक है, मान सिंह जो था, जो कि अकबर का सेनापति था, वो भी महाराणा प्रताप से दुश्मनी की भाव से ही आपका अकबर का साथ देता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको विस्तार से। ठीक है, तो यह देखा गया आपका इसकी जो राजाभिषेक जो है, आपका राजाभिषेक कहाँ होता है? यहाँ तो यह होता है आपका पंजाब का कलानौर एक जगह है, यहां इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, यानी पंजाब का कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। इसका शिक्षक देखा गया तो इसका शिक्षक कौन थे आपका, जिसे वो राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया हो? तो इसका शिक्षक थे आपका अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी जो था, यह अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति था। ठीक है, और इसका एक बॉडीगार्ड भी था। किसका? अकबर का। तो अकबर का बॉडीगार्ड जो है, जो कि इसके साम्राज्य को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसका नाम था आपका बैरम खां। खा या खान, कोई बात नहीं है। ठीक है, जो कि आपका 1556 से लेकर आपका 1560, यानी 4 साल तक ये आपका अकबर का अंगरक्षक बनता है। अंगरक्षक। ठीक है, नाम सबको आप लिखते चलेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। तो मैं आपको बताया कि अकबर भारत का सम्राट बनना चाहता था, भावी सम्राट बनना चाहता था, लेकिन उसे असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। इसकी असुविधा में सबसे बड़ी असुविधा यह है कि राजपूत की वीरता जो है, इसकी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में रोड़ा बनती है। तो ये आपका देखा गया कि ये तो महाराणा प्रताप से लड़ता ही है। महाराणा प्रताप के पश्चात, महाराणा प्रताप से पहले हम कह सकते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप से पहले इसके एक और शासक का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैं आपको बताया कि अकबर देखिए भारत का भावी सम्राट बनना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में यदि कोई रोड़ा बनता था तो वो बनते थे राजपूत, यानी राजपूत की वीरता इसकी राह में रोड़ा बनता था। अब इस रोड़े को निकालने के लिए, राजपूत की रोड़े को निकालने के लिए अकबर एक तरकीब भी अपनाता है। क्या तरकीब अपनाता है? पहले वो राजपूतों को, छोटे छोटे प्रांतों के जो राजपूत जो हुआ करते थे, उन्हें वो परास्त करता है। परास्त करने के पश्चात उनके प्रांतों को पुनः समर्पित कर देता है और उनकी बेटियों से
शादी रचा लेते हैं। इस हिसाब से अकबर जो है राजपूतों का दामाद बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब दामाद बन जाता है तो उसके कुछ राजपूत जो हैं उसके लिए सर कटाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक है, उसी में से हम देखते हैं मान सिंह है, और कुछ राजपूत ऐसे भी थे जो उसके नाक के बाल बने हुए थे। ठीक है, यानी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसके झांसे में नहीं आते हैं, जिसमें से आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य आएंगे। दूसरा देखा जाए गया तो आपका सम्राट महाराणा प्रताप आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपका एक शासक थे जिनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, हेमचंद्र जो है आपका, तो इनका व्यक्तिगत बारे में भी जानना आवश्यक बन जाएगा आपके लिए। हेमचंद्र को इतिहास में हेमू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केवल हेमू। और विक्रमादित्य जो है ये आपका हेमू का उपाधि था। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हेमचंद्र जो था ये अत्यधिक साहसी राजा था। यही कारण है कि आपका हेमचंद्र जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। अंतिम समय तक वह अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि इसकी कुर्बानी जो है बेकार नहीं जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसकी कुर्बानी के साथ ही हल्दी घाटी का युद्ध समूलतः जुड़ा है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका हेमू जो है ये आरंभ में एक नमक व्यापारी था। नमक व्यापारी है, नमक व्यापारी से थोड़ा तरक्की करता है, यह बन जाता है आपका अनाज का व्यापारी। अनाज का व्यापारी बनता है, अनाज के व्यापारी से थोड़ा और तरक्की करता है तो यह बन जाता है हथियार का व्यापारी। यह हथियार का व्यापार कब करने लगता है, तो ये करता है आपका शेरशाह के समय में। ठीक है, इसमें रेवाड़ी एक जगह है जहां यह हथियार का फैक्ट्री तक खोल देता है। रेवाड़ में हथियार का कारखाना खोल देता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब एक व्यापारी हथियार का कारखाना तक खोल सकता है तो जाहिर सी बात है इसकी शक्ति में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ऐसा माना गया है कि शेर शाह के समय, जो शेर शाह जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो उस समय आपका हेमू जो है शेर शाह का साथ भी देता है। ठीक है, और इस हम देखते हैं कि शेर शाह जो है आपका चंदेली का युद्ध में भी बाबर का साथ देते हैं। ठीक है, चंदेली का युद्ध में, कौन सा युद्ध में, आपका चंदेली का युद्ध में। चंदेली का युद्ध कब होता है, तो ये होता है आपका 1528 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है आपका बाबर और मैं नाम थोड़ा बोल रहा हूं,
अच्छा, मैं यहाँ भूल रहा हूँ, बाबर और किसके साथ आपका ये गीत होता है आपका, सॉरी, याद आ गया। तो देखिए, चंदेली का युद्ध जो है, चंदेली का युद्ध आपका बाबर और मेदिनी राय खंगार के बीच में होता है, जिसमें मेदिनी राय खंगार जो है परास्त हो जाते हैं और बाबर जो है विजय होता है। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये हेमचंद्र जो है, हेमचंद्र अपने समय में आपका हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र ने आगरा आगरा में मुगल सेना को पराजित करता है। पहला काम। दूसरा काम इसका यह है, दूसरा यह है कि दिल्ली दिल्ली का मुगल प्रतिनिधि कौन था आपका, मुगल प्रतिनिधि टार्डी टार्डी बेग बेग को क्या करता है, खदेड़ देता है। इससे पता चलता है कि आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य जो थे वो सामान्य राजा नहीं थे। इनकी वीरता कहानी हम आगे और भी बताएंगे आपको। यह आपका हिंदू शासक थे। ठीक है, ठीक है, ये हिंदी शासक थे। देखिए, हम देखते हैं आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध। हालांकि पानीपत का युद्ध जो है आपका एक दो नहीं, तीन युद्ध है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, आप पानीपत का तृतीय युद्ध भी है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो होता है आपका कब होता है, ये आपका, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपका 5 सितंबर 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य और बाबर, सॉरी, अकबर के बीच में। अकबर के शासन काल में होता है, लेकिन ये पानीपत का प्रथम युद्ध में आपका अकबर नहीं लड़ता है। अकबर का बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक आपका बैरम खां लड़ता है। और बैरम खां जो है आपका, बैरम खां जो अंगरक्षक है यानी जो सेनापति था, तो हम देखते हैं बैरम खां जो है, बैरम खां का युद्ध नीति जो है अत्यधिक सुदृढ़ युद्ध नीति था, कट्टर भी था बैरम खां। कट्टर का उदाहरण इसको हमें ऐसे मिलता है कि देखिए, बैरम खां आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य को किस तरह से परास्त करता है, मैं थोड़ा उस पर डिस्कस करना चाहूंगा। आपका जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, इनके पास एक हाथी था। ठीक है, अच्छा, हेमचंद्र विक्रमादित्य का जो हाथी था वो अत्यधिक बहादुर था। ठीक है, और बैरम खां क्या करता है आपका, जो कि कट्टर एक सेनापति था, ये क्या करता है आपका, हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथी पर प्रहार करता है। किससे, तीर से।
जिससे हाथी क्या हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। और व्याकुल होने के पश्चात हम ये देखते हैं कि अपने ही सैनिकों को रोकने लगती है युद्ध में, ठीक है, जिससे कई सैनिक मारे भी जाते हैं, यानी आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथी के पैर तले कुचले जाते हैं। और यह एक और सटीक काम करता है। क्या काम करता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य के आंखों में एक तीर मारता है, ठीक है, जिससे हेमचंद्र विक्रमादित्य मूर्छित होकर हाथी से गिर जाते हैं और उन्हें बंदी बना देता है। और बंदी बनाने के पश्चात वह अकबर के सम्मुख पेश करता है। जब अकबर के सम्मुख पेश करता है, हालांकि अकबर जो है उस समय में इसके प्रति यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हैं। और बैरम खां जो है बार बार उन्हें कहता है कि इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। अंत में यह देखा गया कि आपका अकबर जो है बैरम खां के बातों से सहमत हो जाता है और उसकी हत्या जो है कौन करता है, आपका बैरम खां जो है एक पल में ही उनका सर जो है धड़ से अलग कर देता है। इसके पश्चात यह देखा गया कि हेमचंद्र का जो परिवार के जो लोग थे, इन परिवार के लोगों को एक एक को पकड़ के इन्हें मृत्यु दंड देता है। यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के परिवारों के सम्मुख दो शर्त रखा जाता है। पहला शर्त यह होता है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का, ठीक है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का। और दूसरा ऑप्शन होता है आपका मृत्यु दंड। तो इनके परिवार के जो लोग थे मृत्यु दंड को स्वीकार करते हैं और इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है वो अत्यधिक साहसी शासक थे, जो कि मरते दम तक के, ठीक है, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब वो अकबर के सम्मुख जाते हैं तो अकबर को बालक कह के संबोधित करते हैं। अकबर कहते हैं बैरम खां को कि इसकी आखिरी इच्छा पूछो क्या है। आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है वो कहते हैं तुम्हारे वंश में नहीं है जो मेरी आखिरी इच्छा को तुम पूरा कर सकते हो। इसकी ऐसी बातों को सुनकर अकबर जो है बौखला जाता है और कहता है एक सम्राट के क्षमता के अंतर्गत में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता हूं, वो भी अंतिम समय में। काफी पूछने के पश्चात कई बार पूछता है बताओ बताओ, लेकिन हेमचंद्र विक्रमादित्य बताना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बार बार पूछते हैं तो वहाँ हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है अकबर के सम्मुख अपने इच्छा जो है उसे रखता है और कहता है कि मेरी आखिरी और अंतिम इच्छा यही है कि तुम भारत को छोड़कर चला जाओ, ठीक है, जो कि अकबर का वंश का बात नहीं था, ठीक है। हालांकि वो इच्छा पूरा नहीं भी कर सकता है और वो अपने सेनापति यानी बैरम खां को आदेश देता है कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए और बैरम खां जो है उन्हें मृत्यु दंड देता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अब बैरम खां का भी मृत्यु होने का समय आ जाता है, ठीक है। कब होता है ये, तो देखते हैं कि ये मक्का से आपका मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान, इस्लामों का पवित्र तीर्थ स्थान है मक्का, मक्का की तीर्थ यात्रा के समय एक युवक होता है, ठीक है। इस युवक का नाम होता है युवक का नाम होता है मुबारक खान। मुबारक खान जो है पाटन नामक स्थान में आपका बैरम खां का हत्या कर देता है। आशा करता हूं पूरी तरह आपको बड़ी बारीकी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद भी है। अब होता है आपका महाराणा प्रताप के साथ युद्ध, ठीक है। तो
महाराणा प्रताप का युद्ध आप जानते हैं, महाराणा प्रताप के साथ जब युद्ध होता है उस युद्ध का नाम होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है आपका कब होता है, तो ये 18 जून को होता है। गर्मी का समय था, 18 जून 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी वह स्थान जो है आपका हल्दी रंग का था, इसीलिए हल्दी का रंग का जमीन था, इसीलिए उस स्थान को हल्दी घाटी कहा गया। ठीक है, हल्दी का रंग का जमीन, इसलिए उसे हल्दी घाटी के नाम से जाना गया। हालांकि आप कुछ किताब में आप पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर विजय हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। हल्दी घाटी के युद्ध में ना अकबर जीता था और ना ही महाराणा प्रताप हारे थे। ठीक है, यह देखा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में इनका सबसे कोई साथ देता है तो कौन था, आपका चेतक। इनका एक घोड़ा था जिसका घोड़ा का नाम था चेतक, और इनका एक हाथी भी था, उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। हालांकि इस हाथी को मुगल लोग बंधक बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं पीर प्रसाद। बोलते नहीं ये हमें प्रसाद के रूप में मिला है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं पीर प्रसाद। इस हाथी का नामकरण नया होता है, जो कि राम प्रसाद से पहला राम प्रसाद था इस हाथी का नाम। बाद में जब मुगल सेना इस हाथी को बंधक बना लेते हैं तो इसका नाम रखते हैं पीर प्रसाद। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध में यह देखा गया कि महाराणा प्रताप जो हैं, हालांकि घायल होने के पश्चात वह अत्यधिक समय तक मुगल सेना का डटकर सामना करते हैं, लेकिन उनकी सेना में भील हुआ करते थे। भील यानी मेवाड़ का एक आदिवासी जाति है जो कि महाराणा प्रताप के संग अकबर का मुकाबला कर रही थी। भील के कहने पर महाराणा प्रताप वहां से निकलते हैं, और निकलने का कारण यह था कि उनका चेतक जो है पूरी तरह से घायल हो चुका था। चेतक का घायल किसने किया था, तो वो किया था मान सिंह। मान सिंह का जो आपका हाथी जो था और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा जो था, महाराणा प्रताप जो है अपने चेतक पर सवार थे और मान सिंह जो है अपना हाथी पर सवार था। और मान सिंह क्या किया था, हाथी का जो बड़े बड़े दांत होते हैं उस दांत में तलवार बांध दिया था, और जब महाराणा प्रताप है घोड़े पर अपने घोड़े को छलांग मारते हुए हाथी के दो दांतों पर अपना पांव रखता है, इसके पश्चात महाराणा प्रताप जब भाला से मान सिंह को मारते हैं तो मान सिंह झुक जाता है, जिसके कारण महाराणा प्रताप का भाला जो है मान सिंह का सीना नहीं छेद पाती है, और उसकी महावत जो है यानी हाथी का जो ड्राइवर जो है वो मर जाता है। और हाथी के जो दो दांतों पर जो तलवार बंधे हुए थे, इससे क्या होता है, आपका चेतक का पांव कट जाता है। लेकिन कटने के बावजूद भी मान सिंह महाराणा प्रताप को छोड़ना नहीं चाहता था, और इधर महाराणा प्रताप रणभूमि से लौटना नहीं चाहते थे। लेकिन जो एक भील सैनिक था वो महाराणा प्रताप को समझाता है कि महाराज इस समय चेतक का ट्रीटमेंट का आवश्यकता है, यानी इलाज की आवश्यकता है, आप इसे युद्ध रणभूमि से बाहर लेकर निकलिए, रणभूमि से इसे बाहर लेकर जाने की सख्त आवश्यकता है। और माना जाता है कि महाराणा प्रताप के भील के कहने पर महाराणा प्रताप
चेतक को देखते हुए उसे लेकर निकलते हैं और चेतक जो है तूफान के भारतीय सैनिकों के बीच से वो निकलता है और उसके बीच रास्ते में एक गड्ढा आता है जो कि तकरीबन 26 फुट का था और उसे एक छलांग में पार करता है और जहां गिरता है वहीं आखिरी सांस लेता है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप चेतक के देहांत पर रो पड़ते हैं। उसकी कुर्बानी को आज भी याद किया जाता है। उस चेतक का या वीर पशुओं के बारे में किसी सभा में डिस्कस होगा, उसमें चेतक का डिस्कस ना हो तो वह डिस्कशन जो है अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में यहीं तक मैं रखता हूं और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा जो कि पार्ट 2 होगा। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं 2 पार्ट में बनाया हूं अकबर का जो टॉपिक्स जो है। तो आज मैं पहला पार्ट में मैं यहां तक आपको समझाया। दूसरा पार्ट जो है अकबर द्वारा किए गए जो कार्य जो है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आपका एग्जाम के लिए भी देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट भी होगा और आपकी जिज्ञासा में वृद्धि भी होगा। तो आज का क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए और जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, जय हिंद।